हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्केलर एकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष केसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्फ्रेंस बाय कन्वर्जन, वेन डायग्राम, मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म, मतलब बहुत कुछ इस वीडियो में कवर होने वाला है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब कुछ करने वाला हूँ क्रिस्टल एंड क्लियर, वो भी एकदम आसान शब्दों में। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन से। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशंस पिछली वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस वीडियो में फिर से मुझे कवर करना चाहिए ताकि मैं आगे आने वाले टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकूँ। सबसे पहले चीज़ हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल में दो तरीके के प्रपोजिशंस होते हैं। यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन जिसको ए से डिनोट करते हैं, दूसरा होता है यूनिवर्सल निगेटिव प्रपोजिशन जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। पर्टिकुलर भी इसी तरह दो हैं, पर्टिकुलर अफर्मेटिव डिनोटेड बाई आई, पर्टिकुलर निगेटिव विच वी डिनोट बाई ओ। टाइप्स एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रपोजिशंस। देखिए, ये टेबल मैं इसलिए बना के रखा हूँ क्योंकि इसको आपको याद करके रखना है। चार प्रपोजिशन जिसको हमने पढ़े, पर्टिकुलर यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव एंड पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर निगेटिव। ये स्टेटमेंट के फॉर्म्स हैं जो कि पिछली वीडियोज में कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ इसके पहले आप उसको देख लीजिए। एग्जाम्पल्स भी, ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर्स, ऑल पॉलिटिशियंस आर नो पॉलिटिशियंस आर लायर्स, सम पॉलिटिशियंस आर लायर्स, सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर्स। देखिए, क्वांटिटी क्या है इसकी, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, यूनिवर्सल के अंदर आते हैं, तो क्वांटिटी इनकी हो जाएगी यूनिवर्सल। ये दोनों आते हैं पर्टिकुलर के अंदर, तो इनके अंदर क्वांटिटी हो जाएगी पर्टिकुलर। लेकिन क्वालिटी क्या होगी, क्वालिटी पॉजिटिव है या फिर निगेटिव स्टेटमेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो ये पॉजिटिव क्वालिटी होगी या निगेटिव, एंड ये पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूशन में हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। तो इसमें ओनली सब्जेक्ट, इसमें दोनों, इसमें कोई नहीं, इसमें केवल प्रेडिकेट। इसको याद करने का तरीका क्या है, एस पी कुछ नहीं पी, तो इस तरह करके याद रखेंगे तो याद भी रहेगा, एस पी नथिंग एंड पी। ये टेबल आपको याद रखना है, इसलिए मैं इस वीडियो में फिर से इस टेबल को बना के मैं आपको दिखा दिया हूँ। आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। कुछ लोगों के लिए मज़ेदार भी होगा, कुछ लोगों को हो सकता है इससे डर भी लगता हो। देखिए, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, स्क्वायर क्योंकि ये स्क्वायर के शेप में है बस। अपोजिशन मतलब एक दूसरे से किस तरह से अपोजिट है। तो इसमें देखेंगे ए और ई का रिलेशन क्या है। ए और ई का रिलेशन कंट्रेरी है। आई एंड ओ का रिलेशन क्या है, सब कंट्रेरी। ई एंड ओ का रिलेशन क्या होगा, सब अल्टरनेशन। एंड आई एंड ए का भी रिलेशन होगा सब अल्टरनेशन। और ए ओ का होगा कंट्राडिक्टरी और ई और आई का रिलेशन होगा कंट्राडिक्टरी। ठीक है। तो ये जो जो कुछ भी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इसमें जो भी लिखा हुआ है, आई होप आपको समझ में आ गया। देखते हैं इन सब टर्म्स का मतलब क्या होता है। देखिए, कंट्राडिक्टरी रिलेशनशिप में क्या होगा, कंट्राडिक्टरी किसके बीच में होगा, ए और ओ के बीच में कंट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होगा और आई एंड ई के बीच में कंट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होगा। ठीक है। अब इस रिलेशन में क्या होगा, टू प्रपोजिशंस हैविंग द सेम सब्जेक्ट, मतलब देखिए सब्जेक्ट सेम होगा बट डिफरिंग इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, दोनों क्वालिटी और क्वांटिटी में दोनों में डिफर करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखिए, ए और ओ का देखते हैं। ए में क्या है, ऑल मेन आर ऑनेस्ट। देखिए, यहाँ पे भी सब्जेक्ट सेम है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट सेम है। ठीक है। क्वालिटी क्या है इसकी, पॉजिटिव है। क्वालिटी इसकी क्या है, निगेटिव है। ठीक है, क्वालिटी डिफर कर रही है। क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, ऑल, मतलब ये यूनिवर्सल क्वांटिटी में है। और यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में डिफर कर रहा है। सेम केस यहाँ पे भी है, सब्जेक्ट सेम है। एंड क्वालिटी की बात करें तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। एंड ये यूनिवर्सल हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्टिकुलर। ठीक है। तो ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में डिफर करेगा। सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है, दे कैन नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स टुगेदर। मतलब अगर ए और ओ की बात हो रही है तो अगर ए ट्रू है तो ओ को फॉल्स होना पड़ेगा, अगर ए फॉल्स है तो ओ को ट्रू होना पड़ेगा। मतलब दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन में देके डायरेक्टली पूछ लेता है। ये भी पूछ सकता है कि क्या क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की डिफर कर रही है या फिर सेम है, कैसे भी करके। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि इसमें ऐसा कुछ रटने जैसा नहीं है। आपको ये चीज़ याद रखना है, ये जो ब्रैकेट बना हुआ है, ये ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। और ए ई आई ओ का मतलब क्या है ये याद रखना है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ये आपको समझ के रखना है। उसके बाद क्वेश्चन जो भी पूछेगा ना, आपको तुरंत लिख ले, कोई भी एक एग्जाम्पल रट लीजिए या फिर जैसे भी हो तुरंत एक एग्जाम्पल बना लीजिए। उसी के हिसाब से आप देख लीजिए क्वालिटी मैच कर रही है, क्वांटिटी मैच कर रही है। जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, दे कैन नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स टुगेदर।
ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आपका माइंड उतना अच्छे से काम ना करे एग्जाम के टाइम पे और आप गलत करके चले जाएं, तो इसलिए ये आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट वन इज कंट्रेरी। कंट्रेरी किसके किसके बीच में है, ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में कंट्रेरी रिलेशनशिप है। कंट्रेरी में क्या होगा, दोनों यूनिवर्सल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये ए यूनिवर्सल पॉजिटिव है एंड ई है यूनिवर्सल निगेटिव। डिफर ओनली इन क्वालिटी, दोनों यूनिवर्सल हैं तो क्वांटिटी तो सेम होगी, लेकिन डिफर किस पे कर रहे हैं, क्वालिटी में। क्वालिटी में क्यों, क्योंकि ये ऑल की बात, इसमें सब इंक्लूजन होगा, इसमें एक्सक्लूजन होगा। ये द अपोजिशन इज कॉल्ड कंट्रेरी। दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट दे कैन बी फॉल्स टुगेदर। देखिए दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल देखते हैं। ए क्या कह रहा है, ऑल मेन आर ऑनेस्ट, ठीक है, तो क्या अगर ए कह रहा है ए सही हो गया तो क्या ई सही हो सकता है, नो मैन आर ऑनेस्ट, दोनों एकदम अपोजिट बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों गलत हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑल मेन आर ऑनेस्ट अगर गलत है तो नो मैन आर ऑनेस्ट भी गलत हो सकता है। क्यों, हो सकता है ये कह रहा है कि सभी सभी ऑनेस्ट हैं, लेकिन ये कह रहा है कि सभी ऑनेस्ट नहीं है। हो सकता है सम मेन आर ऑनेस्ट हो, सम मेन आर ऑनेस्ट की बात हो जाए, सम मेन आर ऑनेस्ट की बात हो जाए, तो ना तो इसके अंदर आ रहा ना तो इसके अंदर, मतलब दोनों साथ में गलत हो रहे हैं, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट वन इज सब कंट्रेरी। सब कंट्रेरी, टू पर्टिकुलर प्रोपोजिशन डिफर ओनली इन क्वालिटी, क्वालिटी में डिफर करेंगे। देखिए सब कंट्रेरी किसके किसके बीच में, आई एंड ओ के बीच में। देखिए क्वांटिटी दोनों की पर्टिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी में तो डिफर करने वाले नहीं, लेकिन क्वालिटी क्या है, ओ आपका हो गया निगेटिव में एंड आई हो गया आपका पॉजिटिव में, तो इसलिए क्वालिटी में डिफर कर जाएंगे। तो दे कैन बी ट्रू टुगेदर बट दे कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, ये आपको याद रखना है। सब अल्टरेशन में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सब अल्टरेशन दो 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 टाइप में हो जाते हैं। ए और आई के साथ भी सब अल्टरेशन का रिलेशन बनेगा एंड ई एंड ओ के साथ भी सब अल्टरेशन का रिलेशन बनेगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। टू प्रोपोजिशन डिफर ओनली इन क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी में डिफर करेंगे। देखिए यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, मतलब क्वालिटी सेम, यहाँ पे भी निगेटिव होगा, यहाँ पे भी निगेटिव होगा, मतलब क्वालिटी सेम है। डिफर क्या करेगा, इसमें कहेगा कि नो मेन आर ऑनेस्ट और इसमें कहेगा सम मेन आर नॉट ऑनेस्ट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी डिफर करेगी। बोथ कैन बी फॉल्स आर ट्रू टुगेदर, दोनों एक साथ फॉल्स भी हो सकते हैं, दोनों एक साथ ट्रू भी हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन द प्रोपोजिशन सम मेन और नॉट ऑनेस्ट इज कंट्राडिक्टेड। देखिए क्वेश्चन दिया है कि सम मेन आर नॉट ऑनेस्ट, इसका कंट्राडिक्टेड प्रोपोजिशन कौन सा होगा। अब देखिए सबसे पहले चीज़ देखना है, सम दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलर का हो गया। अब नॉट लगा है मतलब पर्टिकुलर निगेटिव का हो गया, पर्टिकुलर निगेटिव मतलब ओ की बात हो गई। देखिए पर्टिकुलर निगेटिव क्या है, सम मेन आर नॉट ऑनेस्ट, क्वेश्चन क्या है, सम मेन आर नॉट ऑनेस्ट, इसका कंट्राडिक्शन क्या होगा, कंट्राडिक्शन देखते हैं, कंट्राडिक्शन होगा ए, ठीक है, ओ का कंट्राडिक्टरी है ए, तो ओ का कंट्राडिक्टरी जब ए है तो ए वाला स्टेटमेंट हमको ढूंढना है, तो ऑल मेन आर ऑनेस्ट ये हो जाएगा आंसर। बाई विच ऑफ द सम मेन आर नॉट ऑनेस्ट ये हो गया आपका पर्टिकुलर निगेटिव, और इस पर्टिकुलर निगेटिव का कंट्राडिक्टेड वर्जन कौन सा है, ए है, तो ए क्या है, ऑल मेन आर ऑनेस्ट, ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर। सो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इजी हैं, बस आपको ये याद रखना है। और इसके साथ साथ ये जो रेट से मैं लिखा हुआ, दे कैन नाइदर बी ट्रू नॉर फॉल्स टुगेदर, जिस तरह के स्टेटमेंट है ये आपको याद रखने, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फ्रेंस बाय कन्वर्जन, ठीक है, इसका पहले समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा क्या होता है ये। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, हमें ये स्टेटमेंट दिया हुआ उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सम मेन आर ऑनेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए सम मेन आर ऑनेस्ट दिया हुआ है, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, पहला दिया सम ऑनेस्ट पीपल आर नॉट मैन, ठीक है, नहीं, ऑल ऑनेस्ट पीपल आर नॉट मैन, नहीं, सम ऑनेस्ट पीपल आर मैन, ये आपका सही होगा। देखिए एक तरीका ये भी है, इसको अगर समझना हो तो सम मेन आर ऑनेस्ट, ये मेन हो गया और ये ऑनेस्ट का अगर मैं वेन डायग्राम बना दूं तो ये कह रहा है कि सम मेन आर ऑनेस्ट, ठीक है, तो देखिए अगर ये स्टेटमेंट कह रहा है सम ऑनेस्ट पीपल आर मेन, तो मतलब सम ऑनेस्ट पीपल आर मेन, ये वाला स्टेटमेंट सही होगा। अब ये स्टेटमेंट मैं आपको समझा दिया कैसे होगा, इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कन्वर्जन्स के रूल हैं। इसका मतलब क्या होता है ना कि ये जो लिखा हुआ है इससे हम और कोई हम जो भी
मतलब निकाल सकते हैं या फिर इससे हम कुछ और कंक्लूड कर सकते हैं या नहीं, इसका इन्फ्रेंस क्या हो सकता है। ठीक है, हमको ये नहीं देखना कि ये जो बोल रहा है इसका घुमा के देखिए, कह रहा है सम ऑनेस्ट पीपल आर नॉट मैन। तो अगर एक तरीके से देखा जाए, कॉमन सेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये भी सही है, लेकिन नहीं है। जब भी इस तरह के लॉजिकल रीजनिंग में हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन में क्या होता है, द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप। कन्वर्जन में अगर देखना है इन्फ्रेंस निकालना तो 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज इंटरचेंजिंग द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। द सब्जेक्ट विल बिकम प्रेडिकेट एंड द प्रेडिकेट विल बिकम द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट, प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट कर देंगे। द सेकंड स्टेप इज टू चेंज द टाइप ऑफ गिवन प्रोपोजिशन टू द पैटर्न बिलो। कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, जैसे ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ठीक है। ए टाइप को हम वैलिड कन्वर्जन क्या होगा, सम टेबल्स आर चेयर्स आर सम चेयर्स आर टेबल। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में इंटरचेंज हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए यही इसमें आपको मेन चीज़ समझना ये है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू मान रहे हैं हम, ये जो गिवन स्टेटमेंट है हमारा, अगर वो सही है तो हम कोई ऐसा ही स्टेटमेंट लेंगे जो सही हो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। जो दिया हुआ स्टेटमेंट उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई स्टेटमेंट अगर सामने है जो सही हो सकता है, उसी को हम वैलिड कन्वर्जन मानेंगे, ठीक है। नो चेयर्स आर टेबल्स, इसका सिर्फ ई का ई में ही हो सकता है। नो टेबल्स आर चेयर, बस केवल प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के बीच में इंटरचेंज हुआ है। सम चेयर्स आर टेबल्स, सम टेबल्स आर चेयर, आई का आई में हो सकता है। ओ का कोई कन्वर्जन नहीं होगा। अगर ओ टाइप कोई स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन दिया हुआ है तो इसका कोई कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है, ये कोई रूल नहीं है कि आपको इसको बस याद कर लिया कि इसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। आपको ना अपने आप से भी सोचना है कि जो अगर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर ये सही है, हम मान के चलेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट एक्चुअल में ट्रू हो ना हो हमसे मतलब नहीं है, हमको उसमें दिमाग नहीं लगाना, हम ये मान लेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वही चीज़ वैलिड कन्वर्जन होगा, ठीक है। अगर ऑल चेयर्स आर टेबल्स हैं तो ठीक है, अगर सभी चेयर्स, मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये मान लेते हैं टेबल का सर्कल हो गया, इसके अंदर आ गया चेयर्स का, मतलब क्या कर, ऑल चेयर्स आर टेबल, मतलब सभी चेयर टेबल्स के अंदर आ गए, ठीक है। तो कह रहा सम टेबल्स आर चेयर, सम टेबल्स आर चेयर, देखिए इतने टेबल तो चेयर हैं ही है ना, सम चेयर्स आर टेबल, सम चेयर्स भी टेबल्स के अंदर हैं, ठीक है। तो इस तरह से वैलिड कन्वर्जन होगा इसमें, अगर कन्वर्जन की बात होगी तो। इन्फ्रेंस बाय वेन डायग्राम, देखिए वेन डायग्राम में क्या होता है, कोई बहुत रूल्स वगैरह उस तरह के नहीं बने हुए हैं कि मैं रूल्स आपको बताऊं कि ऐसे करना है। ये सिंपल सा एक चीज़ समझना है, जो कोई भी वर्ड लिखा हो उसको एक ये सर्कल रिप्रेजेंट कर देगा, कोई भी वर्ड लिखा हो, ठीक है। मान लेते हैं वर्ड 1 है, ठीक है, दूसरा वर्ड है वर्ड 2। अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी बोल रहा है, अगर दोनों के बीच में कुछ ऐसा बोल रहा है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, अगर थोड़ा बहुत एक दूसरे को रिलेटेड हैं तो इस तरह हो जाएगा। अगर पूरी तरीके से एक एक वर्ड दूसरे के अंदर पूरी तरीके से समाहित है तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये आपको समझने की ज़रूरत है। बाकी जो भी बोलेगा सिर्फ आपको वही मान के चलना है कि वही सच है, आपको कुछ नहीं पता। यहाँ पे ऐसा चीज़ है कि आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, यही भगवान है, जो बोल देगा वो आपको मान लेना है, उसके अलावा आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू सब सॉल्व करवा के आपको समझाऊंगा। देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। अब इन दो स्टेटमेंट से दो कंक्लूजन निकाल के वो देगा, कंक्लूजन 1 ये है, कंक्लूजन 2 है। अब आपको इसमें ऑप्शन देना, ऑप्शन में से चूज करना होगा कि इन दो स्टेटमेंट की अगर हम अगर सही मान लें तो क्या कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है। केवल अगर कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, मतलब केवल कंक्लूजन 1 पे हम जा सकते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन ए फॉलोज। अगर केवल दूसरा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, मतलब दूसरा कंक्लूजन पे हम जा सकते हैं, पहले पे नहीं जा सकते हैं, तो ओनली कंक्लूजन बी फॉलोज, ठीक। अगर दोनों कंक्लूजन पे जा सकते हैं तो आंसर हो जाएगा सी। अगर ये कंक्लूजन पे हम नहीं जा सकते हैं इन दो स्टेटमेंट की वजह से, अगर इन दो स्टेटमेंट को अगर हम एनालाइज करें और यहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं इन दोनों कंक्लूजन में, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा डी, नाइदर ए नॉर बी फॉलोज। देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। सम टेबल्स आर गोल्डन, ऑल टीक्स आर टेबल्स, ठीक है। वेन डायग्राम पे जाते हैं। सम टेबल्स आर गोल्डन, देखिए अगर एक मैं गोल्डन बना लूँ, ये हो गया गोल्डन के लिए, ठीक है, ये हो गया गोल्डन के लिए। इसमें सम टेबल्स आर गोल्डन बोला तो मतलब पूरी तरीके से नहीं,
कुछ टेबल्स ऐसे हैं जो गोल्डन है। टेबल, ऑल टिक्स आर टेबल्स। अब देखिए बोल रहा है ऑल टिक्स आर टेबल्स, ये हो गया टिक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे टिक्स, अब ये ऐसा तो बोला नहीं कि टिक्स जो हैं वो गोल्डन भी हैं। अगर गोल्डन बोला होता तो हम कुछ ऐसा ड्रा करते कि गोल्डन को भी टच, गोल्डन के अंदर भी जाता और टेबल के अंदर भी रहता। ठीक है, गोल्डन और टिक्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया है। ठीक है, अब ये गोल्डन क्या है आपको लेना देना नहीं है, आपसे कोई मतलब नहीं है। टेबल क्या है कोई मतलब नहीं है, टिक्स क्या है कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब भी ना पता हो तो आपसे कोई लेना देना नहीं है। बस आपने ये देखना है कि टेबल के बारे में क्या बोला है, गोल्डन के बारे में क्या बोला, टिक्स के बारे में क्या बोला है। ठीक है, अब टिक्स और गोल्डन के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया तो हम क्यों रखें यहाँ पे। सिर्फ क्या टेबल्स और टिक्स, टेबल्स और टिक्स के बीच में रिलेशन ये बताया कि ऑल टिक्स आर टेबल्स। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसके हिसाब से हम कंक्लूजन पे जाते हैं। कंक्लूजन वन है सम टिक्स आर गोल्डन। सम टिक्स आर गोल्डन, कोई टिक्स गोल्डन है नहीं है, हम इस रिलेशन इस कंक्लूजन पे तो जा ही नहीं सकते। तो नहीं भाई, कंक्लूजन वन पे नहीं जा सकते। दूसरे कंक्लूजन पे जाते हैं, सम गोल्डन और टिक। सम गोल्डन और टिक्स, नहीं, गोल्डन और टिक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब क्या, आपका आंसर क्या होगा, नाइदर ए नॉर बी फॉलोज, मतलब डी। तो आंसर हो गया यहाँ पे डी। देखिए दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, नो मैन इज ए टाइगर। ठीक है, एक मैन का बनाते हैं, ये हो गया मैन, और एक बनाते हैं टाइगर का। टाइगर का, तो मैन और टाइगर के बीच में कोई रिलेशन नहीं, इसलिए कोई एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। करण इज ए मैन, करण क्या है, मैन है, ये हो गया करण। ठीक, अब कंक्लूजन पे जाते हैं, करण इज ए नॉट अ टाइगर। करण इज नॉट अ टाइगर। देखिए करण अगर मैन है और मैन और टाइगर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो करण टाइगर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल मेन आर नॉट करण। देखिए इस कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंच सकते। इस कंक्लूजन पे इसलिए नहीं पहुंच सकते, यहाँ बोल रहे ऑल मेन आर नॉट करण, कि ऑल मेन करण नहीं है, इसकी बात कहीं नहीं हुई है। यहाँ पे सिर्फ बात ये हुई करण मैन है बस। ठीक है, तो उल्टा बात नहीं हुई है यहाँ पे। और आपको ये सोच कर तो कंफ्यूज होना ही नहीं है कि करण मैन इस तरह लिख दिया तो करण लिख दिया, अगर कुछ और लिखा होता तो हो सकता है आपको इतनी कन्फ्यूजन ना होती, लेकिन अगर करण लिख दिया इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो चीज़ बोलना पहले अपने माइंड को हटा के देना वहाँ से, कि हम क्या जानते हैं, हमको नहीं पता करण कोई आदमी है, इंसान है या फिर लकड़ी है, क्या कुछ हमसे मतलब नहीं, करण नाम का कोई चीज़ होती होगी। ठीक है, तो हमको सिर्फ उससे मतलब रखना है कि यहाँ पे जो लिखा है हम उसको सिर्फ वही ध्यान देंगे, और जिस तरह से लिखा है सिर्फ उसी तरह से लेंगे। यहाँ पे लिखा कि ऑल मेन आर नॉट करण, ये हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, तो हमारा आंसर क्या होगा, करण इज ए नॉट मैन। देखिए मैन टाइगर नहीं है, करण मैन है, तो करण भी टाइगर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर ए, मतलब कंक्लूजन वन केवल फॉलो करेगा। स्टेटमेंट थ्री है, और थर्ड क्वेश्चन है, ऑल बॉयज आर मेन। ऑल मेन आर फादर्स। ठीक है, देखते हैं, ऑल बॉयज आर मेन। ठीक, ये हो गया बॉय का, ये हो गया मेन का, और कह रहा है ऑल मेन आर फादर। ठीक है, तो सभी मेन फादर हैं। ठीक है, ऑल बॉयज आर मतलब सभी, पूरा पूरा सर्कल बॉय का मेन के अंदर आ जाएगा और पूरा मेन का सर्कल आ जाएगा फादर के अंदर। कंक्लूजन क्या है, सम मेन आर बॉयज। सम मेन आर बॉयज। ठीक है, पहला कंक्लूजन हो जाएगा क्योंकि इतना बॉयज, इतना मेन का जो पार्ट है वो बॉयज के अंदर आ रहा है। आल बॉयज आर फादर्स। आल बॉयज आर फादर्स, ऑब्वियस सी बात है, जितने भी बॉयज होंगे सभी फादर के अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट, सॉरी, कंक्लूजन ए और कंक्लूजन बी दोनों को फॉलो करता है, दोनों फॉलो करता है, इसका मतलब क्या होगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आल पोएट्स आर इंस्पायरिंग। ठीक है, आल आर्टिस्ट्स आर इंस्पायरिंग। ओके, तो एक सर्कल बनाते हैं, बड़ा सा डायग्राम बहुत गंदा बना रहा हूँ मैं, फिर से बना लेते हैं। ये भी कोई खास अच्छा नहीं बना है कर, तो आल पोइट्स आर इंस्पायरिंग, ये हो गया पोइट्स का। आल आर्टिस्ट आर इंस्पायरिंग, आल आर्टिस्ट आर इंस्पायरिंग। ठीक है, ये हो गया इंस्पायरिंग का। देखिए अब आपको इसमें ये नहीं देखना ना कि इंस्पायरिंग कोई अलग चीज़ है। देखिए आपको ना एक एंटिटी की तरह था, पोर्ट्स हमसे मतलब नहीं, हम पोर्ट्स जैसे सुनेंगे सबसे पहले चीज़ क्या आता है हमारे दिमाग में, कोई इंसान है जो पोएट्री करता है। आर्टिस्ट से मतलब क्या हो, कोई आर्टिस्ट नहीं, हमको कोई मतलब नहीं है कौन है क्या है, बस पोएट का एक सर्कल बनाना, आर्टिस्ट का एक सर्कल बनाना, इंस्पायरिंग का सर्कल बनाना है, अपना माइंड को साइड रखना है।
जो बोला उसके हिसाब से आपको वेन डायग्राम बना देना है। अब देखिए ऑल आर्टिस्ट्स आर पोइट्स, नहीं, इसकी कोई बात ही नहीं है। देखिए आर्टिस्ट्स और पोइट्स के बीच में कोई रिलेशनशिप की बात नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या, ऑल आर्टिस्ट्स आर पोइट्स, इसमें कंक्लूजन पे तो हम जा ही नहीं सकते। सम इंस्पायरिंग पर्सन्स आर नॉट आर्टिस्ट्स, सम इंस्पायरिंग पर्सन्स आर नॉट आर्टिस्ट, ऐसी कोई बात हुई है क्या? उसने तो बस यही बोला ना कि आर्टिस्ट जितने हैं सब इंस्पायरिंग है, उसने तो उल्टा बोला ही नहीं, सम इंस्पायरिंग पर्सन्स आर नॉट आर्टिस्ट, ठीक है, क्योंकि पोइट्स और आर्टिस्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं बोला, तो इसलिए हम इस पर नहीं जा सकते। और सम इंस्पायरिंग पर्सन नॉट आर्टिस्ट ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, इंस्पायरिंग ना होने का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आपको लगेगा कि ये यहाँ पे आर्टिस्ट इतने जो हैं वो आर्टिस्ट नहीं है, तो वो और इंस्पायरिंग है, इस तरह देखना नहीं है। जो स्टेटमेंट दिया उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना, सब इंस्पायरिंग पर्सन्स आर नॉट आर्टिस्ट्स, आर्टिस्ट ना होने का कोई यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं बताया गया, ठीक है। आपको अदर वे अराउंड नहीं जाना है। नॉट आर्टिस्ट क्या होता है हमको पता ही नहीं है। जब अगर आप इस तरह से सोचेंगे कि आर्टिस्ट कोई इंसान है जिसको कोई आर्ट आता होगा, तब आपको समझ में आएगा कि कोई नॉट आर्टिस्ट करके कोई चीज़ है जिसको कोई आर्ट नहीं आता। लेकिन जब आप आर्टिस्ट की कोई कोनोटेशन वर्ड में आप जाएंगे नहीं, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसको आपको मतलब ही नहीं है, सिर्फ एक एंटिटी से मतलब कि आर्टिस्ट का हमको एक सर्कल बनाना है बस। ये आर्टिस्ट वार्टिस्ट क्या होता है हमको कुछ अता पता नहीं, हमको कुछ नहीं पता, हम बेवकूफ़ हैं। जब आप इस तरह से सोचेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे कि नॉट आर्टिस्ट जैसे हमको कुछ, नॉट आर्टिस्ट जैसे हमको यहाँ पे कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई, ठीक है। तो मतलब ना कंक्लूजन ए फॉलो कर रहा है ना कंक्लूजन बी फॉलो कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा आपका। वेन डायग्राम में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका अपने माइंड को ओवरटेक करने नहीं देना, कि हाँ जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग रहना है, अपने माइंड को वहाँ पे यूज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज ओनली ग्रेजुएट। देखिए इन स्टेटमेंट्स को मैं फिर से आऊँगा, पहले यहाँ पे ना आपको मैं ये जो स्टेटमेंट लिखा ओनली ग्रेजुएट्स मोस्ट एक्सेप्टर्स, इनको हम पहले लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। देखिए कन्वर्जन ऑफ कॉमन लैंग्वेज स्टेटमेंट इनटू लॉजिकल फॉर्म, कॉमन लैंग्वेज स्टेटमेंट जो भी आप देंगे उसको हमको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला चीज़ क्या होगा, लॉजिकल फॉर्म ही क्या होता है, याद होगा पिछली वीडियो में बताया गया प्रोपोजिशंस में क्या होता है, एक पहला होता है क्वांटिफायर, फिर सब्जेक्ट, फिर कोपुला और प्रेडिकेट। अगर इस फॉर्म में है तो वो होगा लॉजिकल फॉर्म, ठीक है। तो अब चलिए कन्वर्ट करते हैं कैसे क्या होता है। ए टाइप प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट स्टार्टिंग विथ वर्ड्स ईच एवरी एनी ओनली, इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट है जो ईच एवरी एनी ओनली इस तरह से कोई स्टार्ट होते हैं तो उनको ट्रीट किया जाएगा ए टाइप प्रोपोजिशन। जैसे एवरी मैन इज लायबल टू कमिट एरर, अब एवरी मैन मतलब क्या, प्रत्येक आदमी ना, तो यहाँ पे ऑल मेन आर लायबल टू कमिट एरर हो जाएगा। ईच स्टूडेंट हो गया ऑल स्टूडेंट, एनी वन ऑफ द इंडियंस आर लेबोरियस, मतलब कोई भी इंडियन हो वो लेबोरियस होगा, मतलब अगर हम इसको लॉजिकल फॉर्म में करें तो ऑल इंडियंस आर लेबोरियस। ओनली इंडियंस की अगर बात करें तो ओनली मतलब इंडियंस ही कर सकता है ना कोई चीज़, तो मतलब सभी स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ पे होगा ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज आर इंडियंस। सो सॉरी यहाँ पे हो जाएगा इंडियंस, गलत गलत टाइप हो गया। द ऑनेस्ट एलोन आर सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ पे क्या एलोन वर्ड यूज हुआ है ना, कि केवल अगर ऑनेस्ट हैं तभी सक्सेसफुल होंगे। देखिए ऑल सक्सेसफुल पर्सन्स आर ऑनेस्ट, देखिए मीनिंग नहीं चेंज हुआ ना, ये ऑनेस्ट में चला जाएगा। इस तरह देखिए सेंटेंस का, सेंटेंसेस विद सिंगुलर टर्म और डिफिनिट सिंगुलर टर्म विदाउट द साइन ऑफ निगेशन आर आल्सो टू बी ट्रीटेड एज ए टाइप प्रोपोजिशन। राम इज मोर्टल, देखिए जब इस तरह की बात होगी ना कि राम इज मोर्टल, एक याद एग्जाम्पल भी था हमारे पास, करण इज अ मैन। देखिए करण इज ए मैन, यहाँ पे मैं आपको क्या बताया था, आपको ये नहीं देखना कि करण क्या है, इसको क्या मानना है, ऑल करण इज ए मैन, एक तरीके से देखना है। तो लॉजिकल फॉर्म इसका क्या होगा, राम इज ए मोर्टल, राम इज ए मोर्टल, देखिए यहाँ तो लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति की बात की जा रही है, लेकिन आपको लॉजिकल फॉर्म में जैसे जाएगा तो आपको ये सोचना नहीं है कि इसका मतलब क्या निकलता है, ये किसकी बात हो रही, नहीं, हमको इससे मतलब ही नहीं है, लॉजिकल फॉर्म में सीधा कर देंगे, सभी मैन मोर्टल हैं, ठीक है। ई टाइप प्रोपोजिशन, ई टाइप प्रोपोजिशन में जस्ट उल्टा हो जाएगा जैसे ए टाइप का प्रोपोजिशन है, उसमें बस निगेशन आ जाएगा, मतलब निगेटिव वर्ड में आ जाएगा ये। सो आई टाइप प्रोपोजिशन ये अफर्मेटिव होगा, लाइक फ्यू, सर्टेन, मोस्ट, मेनी, जब इस तरह का वर्ड यूज होगा तो उसको सम करके हम कन्वर्ट कर देंगे लॉजिकल फॉर्म में। जैसे
ए फ्यू मेन आर प्रेजेंट, सम मेन आर प्रेजेंट। देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा अलग भी लगेगा आपको, यहाँ पे फ्यू लिखा है, यहाँ पे मोस्ट लिखा, मतलब यहाँ पे कुछ, यहाँ पे लगभग लगभग सारे एक तरीके से, लेकिन दोनों के लिए हो जाएगा सम। सर्टेन है तब भी सम है, मेनी है तब भी सम है। मेनी इंडियंस आर रिलीजियस, सम इंडियंस आर रिलीजियस, लॉजिकल फॉर्म आपका यही होगा। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास एक्सेप्ट अ फ्यू, एक्सेप्ट अ फ्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। द पुअर मे बी हैप्पी, देखिए वहाँ पे एक ए टाइप में क्या था, द ऑनेस्ट एलोन, एलोन वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एलोन मतलब अगर केवल ऑनेस्ट है तभी होगा, मतलब सभी ऑनेस्ट के लिए बात हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, द पुअर मे बी, तो इसका मतलब सम है, पुअर हैप्पी, पीपल आर हैप्पी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ओ टाइप प्रोपोजिशन, ए नेगेटिव सेंटेंस दैट बिगिंस विथ अ वर्ड लाइक एवरी, एनी, ईच और ऑल इज टू बी ट्रीटेड ओ टाइप प्रोपोजिशन। ठीक है, इसमें निगेटिव हो जाएगा, एवरी मैन इज नॉट रिच। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, सभी मैन रिच नहीं है, मतलब सम मैन आर नॉट रिच। ठीक है, सर्टेन बुक्स आर नॉट रीडेबल, सम बुक्स आर नॉट रीडेबल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट रिच, सम स्टूडेंट्स आर नॉट रिच। ठीक है, देखिए चार ही आपके पास प्रोपोजिशंस हैं, आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, जो भी जनरल स्टेटमेंट्स है उसको पढ़ना है और लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इन चार में से ही आपको देखना है कि किस में ज़्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, और क्वेश्चंस चांसेस ऐसे हैं कि क्वेश्चंस हो सकता है आपको डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए ना दे कि कॉमन लैंग्वेज स्टेटमेंट को लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, बल्कि क्वेश्चंस आपको इस तरह से मिलेंगे, कहीं स्टेटमेंट दिया है, अब आपको पहले ध्यान देना कि इसका मतलब क्या है, कौन से फॉर्म में दिया हुआ है। ऐसे लिखा ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मतलब क्या हो जाएगा, ऑल द ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर द, ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट। पहला स्टेटमेंट आपको ये होगा। मोस्ट रिक्शा पुलर्स आर ग्रेजुएट्स, मोस्ट किस में आता है, सम वाले में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम रिक्शा पुलर्स, रिक्शा पुलर्स आर ग्रेजुएट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास दो स्टेटमेंट। अब इनसे कॉन्क्लूजन निकालना है, पहले आपको इनको कन्वर्जन करके लिख के रखना है, अब इसको पढ़ना है। सम ऑल द ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मतलब कोई पोस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे भी आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो लिखा है वही है, पोस्ट हमको नहीं पता पोस्ट क्या होता है, ये बस बोल दिया तो हम लिख लिए। ठीक है, ऑल द ग्रेजुएट्स मतलब पोस्ट के अंदर ऑल में आ रहा है, तो मतलब जो भी है ग्रेजुएट्स का अगर बनाएंगे तो सारा का सारा अंदर आ जाएगा। ठीक है, सम रिक्शा पुलर्स आर ग्रेजुएट्स। अच्छा देखिए एक चीज़ और क्या है, अब रिक्शा पुलर को ग्रेजुएट तो बता रहा है, कुछ रिक्शा पुलर को। ठीक है, अब और लेकिन ग्रेजुएट्स जो है ना वो सारा का सारा पोस्ट के अंदर जा रहा है, तो इसको हम अगर इस तरह ड्रा करें, इसको ड्रा करने का सही तरीका क्या हो जाएगा, इससे मिलाते हुए ड्रा करिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोस्ट और ग्रेजुएट्स का, ये हो गया ग्रेजुएट्स का, ये पोस्ट का, ये ग्रेजुएट्स का। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सम रिक्शा पुलर्स आर ग्रेजुएट्स, मतलब सम रिक्शा पुलर्स आर ग्रेजुएट्स। मैं डायग्राम बहुत गंदा बना रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया रिक्शा पुलर्स का, कह रहा कुछ रिक्शा पुलर्स जो हैं वो ग्रेजुएट्स हैं, मतलब ये वाले जो एरिया है ना जो डार्क में कर रहा हूँ, ये ग्रेजुएट्स और रिक्शा पुलर दोनों के लिए। अब देखिए ये पार्ट इसके अंदर भी तो आ रहा पोस्ट के अंदर, तो मतलब ये जो डार्क एरिया है ये आ जाएगा पोस्ट, ग्रेजुएट और रिक्शा पुलर तीनों के लिए एलिजिबल हो गया। तो अब कंक्लूजन में जाते हैं, सम रिक्शा पुलर्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। देखिए रिक्शा पुलर कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ये वाले पार्ट तक, यहाँ तक, तो इसका मतलब कुछ रिक्शा पुलर्स हैं जो कि पोस्ट के अंदर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, सम रिक्शा पुलर्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मतलब पहला स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। दूसरा कंक्लूजन क्या है, ऑल दोज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट आर ग्रेजुएट्स, ऑल दोज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट आर ग्रेजुएट्स। अब क्या इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएट होना ही तो है। अगर इसका इस स्टेटमेंट को अगर हम तोड़ें तो इसका मतलब क्या ही यही हुआ ना, ऑल ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मतलब सभी जो ग्रेजुएट्स हैं वो एलिजिबल हैं पोस्ट के लिए। हाँ, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रेजुएट्स वाला जो सर्कल है वो पोस्ट के अंदर जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अब जब दोनों सही होता है तो आंसर होता है हमारा सी, कंक्लूजन ए और कंक्लूजन बी बोथ फॉलोज। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो
नेक्स्ट वन इज पार्ट्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। तो भाई कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस पढ़ लिए, सब कुछ हो गया, पार्ट्स पढ़ते हैं कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चंस में डायरेक्टली उठा के पूछ लेता है वो है ये रेड लाइंस। कैटेगोरिकल आर्गुमेंट्स एज तीन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, तीन टर्म्स ऐसे होंगे जो दो बार यूज होंगे, दो प्रीमाइसेस होंगे और एक कॉन्क्लूजन होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल्स, ऑल ग्रीक्स आर ह्यूमंस, ऑल ग्रीक्स आर मोर्टल्स। ये एग्जाम्पल है। यहां सबसे पहले चीज क्या है? थ्री कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस। देखते हैं थ्री कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस है। हाँ, ये हो गया प्रीमाइस वन, ये हो गया प्रीमाइस टू, ये हो गया कॉन्क्लूजन। ठीक है, तो तीन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हो गए। देखिए प्रोपोजिशन और प्रीमाइसेस में जो डिफरेंस है वो यही है कि लॉजिकल रीजनिंग में कोई भी स्टेटमेंट आप देंगे वो प्रोपोजिशंस हो जाएगा, लेकिन प्रीमाइसेस वही स्टेटमेंट होंगे जो कॉन्क्लूजन के लिए बनाए गए हों या फिर कॉन्क्लूजन के लिए दिए गए हों। जो स्टेटमेंट वही सिर्फ प्रीमाइसेस होगा, मतलब कि वो कॉन्क्लूजन को प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट दिए जाएंगे। ठीक है, और प्रोपोजिशन क्या हो जाएगा? कॉन्क्लूजन वाला स्टेटमेंट भी प्रोपोजिशंस हो जाएगा। तो ये दोनों में बीच में डिफरेंस है। बोला गया है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस कंटेन्स थ्री प्रोपोजिशंस। थ्री प्रोपोजिशंस हैं। ये पहला प्रोपोजिशन है एक प्रीमाइसेस, दूसरा प्रोपोजिशन इज सेकंड प्रीमाइसेस एंड द थर्ड प्रोपोजिशन इज द कॉन्क्लूजन। ठीक है, आगे क्या बोलता है? थ्री टर्म्स यूज्ड ट्वाइस। ठीक है, थ्री टर्म्स यूज्ड ट्वाइस। एक ह्यूमन, यहाँ पे ह्यूमंस है, यहाँ पे ह्यूमंस है, और कोई ह्यूमंस है ना? नहीं, मतलब ह्यूमंस पहला हो गया, पहला वर्ड हो गया जिसको दो बार यूज किया गया। मोर्टल, एक मोर्टल यहाँ पे, एक मोर्टल यहाँ पे, तो मोर्टल वर्ड हो गया दो बार, दूसरा वर्ड। थर्ड वन इज द ग्रीक्स। ग्रीक्स भी टू टाइम्स यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे तीन ऐसे टर्म्स हैं जिनको दो बार यूज किया गया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। सो द नेक्स्ट वन इज टू प्रीमाइसेस। देखो दो प्रीमाइसेस तो हैं, प्रीमाइसेस वन, प्रीमाइसेस टू, और थर्ड स्टेटमेंट इज कॉन्क्लूजन। ठीक है, यही होगा हर बार। कैटेगोरिकल आर्गुमेंट्स में थ्री कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होंगी, थ्री टर्म्स यूज होंगे दो बार, और टू प्रीमाइसेस होंगे, एक कॉन्क्लूजन होंगे। सिंपल सा है, याद करके रखना है। क्वेश्चन डायरेक्टली रख देता है ऐसे कि ये चीज़ें होंगी। देखिए अब कैटेगोरिकल साइलोजिज्म में थ्री पार्ट्स होते हैं। एक होगा मेजर प्रीमाइस, एक होगा माइनर प्रीमाइस, एक होगा कॉन्क्लूजन या फिर मिडिल टर्म जो भी कहें। द माइनर प्रीमाइस एंड द कॉन्क्लूजन, ईच प्रीमाइस हैज वन टर्म इन कॉमन विद द कॉन्क्लूजन। ठीक है, तो मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस और मिडिल टर्म, इन सबको यहाँ से पढ़ने से पहले एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले ये देखना है कि मेजर टर्म क्या है और है माइनर टर्म क्या है, और साथ में साथ ये देखेंगे कि मिडिल टर्म क्या है। ठीक है, कॉन्क्लूजन को उठाइए। कॉन्क्लूजन क्या लिखा है? ऑल ग्रीक्स आर मॉर्टल्स। इसको 20 से तोड़ दीजिए। इधर बचेगा आपका प्रेडिकेट, इधर बचेगा आपका सब्जेक्ट। तो जो भी प्रेडिकेट होगा आपका, ये हो जाएगा आपका मेजर टर्म। तो मेजर टर्म क्या हो गया? मॉर्टल। ठीक है, इधर जो बचेगा आपका वो बचेगा माइनर टर्म, मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा माइनर टर्म। तो माइनर टर्म क्या हो जाएगा? ग्रीक। माइनर टर्म हो गया आपका ग्रीक्स। थर्ड वन इज द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के साथ क्या कंडीशन है कि ये प्रीमाइसेस वन और प्रीमाइसेस टू दोनों में होगा, मतलब लेकिन कॉन्क्लूजन में नहीं होगा। तो ह्यूमंस को वर्ड को देखिए, ह्यूमंस प्रीमाइस वन में भी है और प्रीमाइस टू में भी ह्यूमंस है, लेकिन कॉन्क्लूजन में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? मिडिल टर्म जो होगा आपका वो हो जाएगा ह्यूमन। ठीक है, अब देखिए जो भी प्रीमाइस आपका मेजर टर्म को प्रोसेस करेगा, मतलब जिस भी प्रीमाइस के अंदर मेजर टर्म यूज होगा वो प्रीमाइस हो जाएगा मेजर प्रीमाइस। यहाँ पे देखिए मेजर प्रीमाइस क्या? प्रेडिकेट ऑफ द कॉन्क्लूजन इज कॉल्ड एज द मेजर टर्म, द प्रीमाइस कंटेनिंग मेजर टर्म इज कॉल्ड अ मेजर प्रीमाइस। ओके, अब जिस भी प्रीमाइस में माइनर टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइनर प्रीमाइस। तो माइनर प्रीमाइस क्या हो जाएगा? The subject of the conclusion is called minor term. The premise containing minor term is called a minor premise. Okay. The next one is middle term. Middle term क्या है? Human. ह्यूमन की मिडिल टर्म की कंडीशन जो भी आपको मैं समझा चुका हूँ।
और थर्ड वन इज द कंक्लूजन। इन कंक्लूजन स्टेटमेंट फर्स्ट टर्म दैट इज सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट प्रोपोजिशन, सेकंड टर्म ऑफ प्रेडिकेट इज द प्रेडिकेट ऑफ द सेकंड प्रोपोजिशन। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें हो गई क्लियर। देखिए मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म, ये अगर आप फाइंड आउट कर लिए तो इस लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको 2-3 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। वो टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। यहाँ तक आई होप आपको सब लोग को क्लियर होगा। सो कुछ गोल्डन रूल साइलोजिज्म के। अब ये जो गोल्डन रूल्स हैं इनको एक बार आपको याद कर लेना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, नहीं भी आएंगे लेकिन आ सकते हैं। जैसे एवरी डिडक्शन शुड कंटेन एग्जैक्टली 3 टर्म्स होने चाहिए, माइनर मेजर मिडिल। मिडिल टर्म प्रेजेंट इन बोथ द प्रीमाइसेस मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट वंस। देखो दोनों प्रीमाइसेस में मिडिल टर्म होता ही होता है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। इफ वन ऑफ द प्रीमाइसेस इज नेगेटिव, अगर कोई भी प्रीमाइसेस, 2 प्रीमाइसेस हैं, अगर कोई भी उसमें से एक निगेटिव होगा तो कंक्लूजन मस्ट बी निगेटिव, कंक्लूजन निगेटिव में जाएगा, कभी अफर्मेटिव में नहीं जाएगा। अगर कोई प्रीमाइसेस पर्टिकुलर हो गया तो देन कंक्लूजन मस्ट बी पर्टिकुलर। ठीक है, if both the premises are particular, दोनों premises particular, then no conclusion can be drawn from the given premises। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछ सकता है। if both the premises are particular, then ऑप्शन ए कुछ दे देगा, ऑप्शन बी कुछ दे देगा, और उसमें से एक रहेगा conclusion can not be drawn। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। if both the premises are negative, दोनों premises नेगेटिव हैं तो conclusion can be drawn from the given premises, मतलब conclusion नहीं निकलेगा को अगर दोनों प्रीमाइसेस निगेटिव हो गए। ए टर्म दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमाइसेस कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन, मतलब अगर कोई टर्म है जो कि प्रीमाइसेस में नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो वो कंक्लूजन में नहीं आएगा। क्योंकि कंक्लूजन क्या होता है, P1 प्रीमाइसेस और P2 प्रीमाइसेस को उठा के ही कंक्लूजन बनाते हैं। तो अगर जो चीज़ यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ चीज़ नहीं आ सकता। तो ये जो रूल्स हैं ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि इसमें पूछेगा कौन सा रूल है कौन सा रूल, इसमें डायरेक्टली इसमें से कोई एक स्टेटमेंट उठा लेगा और पूछेगा बताओ सही है गलत है। ठीक है, या फिर उसमें से कोई ऑप्शन रख देगा कि इसमें से क्या होगा। इस हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं और बनते भी हैं इसमें से। कोनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग। देखिए कोई वर्ड होता है ना तो उसका सिर्फ एक सिंगल मीनिंग नहीं होता, उसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, जिसको बोला जाता है कि डिनोटेटिव मीनिंग और कोनोटेटिव मीनिंग। तो डेनोटेशन में क्या होता है कि जो भी वर्ड है उसका एज इट इज़ मीनिंग क्या होती है डिक्शनरी के हिसाब से। ठीक है, जैसे अगर होम की बात करें तो होम क्या है, रहने की जगह है। ठीक है, रेजिडेंस है, तो ये क्या हो गया आपका डेनोटेटिव मीनिंग हो गया। लेकिन अगर कोनोटेशन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है फीलिंग, उस वर्ड के साथ अगर मान लीजिए कोई वर्ड बोला जाए, ठीक है, तो उसके साथ जो फीलिंग आती है, उस वर्ड के साथ जो फीलिंग होगी वो कोनोटेटिव मीनिंग होगी। अब एग्जांपल अगर लेते हैं सी इज फीलिंग ब्लू, तो इसका मतलब क्या होगा, वो नीला महसूस कर रही है, नहीं, इसका मतलब क्या होगा सी इज फीलिंग सैड। यहाँ पे ब्लू का जो कोनोटेशन वर्ड है, कोनोटेटिव मीनिंग है, वो हो जाएगा सैड। ठीक है, लेकिन ब्लू का जो डेनोटेटिव मीनिंग है वो होगा कोई एक कलर है जिस ब्लू कलर। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्वेश्चंस आ सकते हैं, आया भी है, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में था भी, इसलिए मुझे लगा कि ये चीज़ बताना इंपॉर्टेंट है। सो एनालॉगस स्टेटमेंट। एनालॉगस स्टेटमेंट क्या है, इसमें सिर्फ आपको ये समझना कि एनालॉजिकल जो भी आर्गूमेंट होता है वहाँ पे कंपेरेबिलिटी या फिर सिमिलरिटी की बात होगी। क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालॉगस स्टेटमेंट। अब एनालॉगस में क्या होगा, कंपेरेबिलिटी देखी जाएगी या फिर सिमिलरिटी बताई जाएगी। तो देखते हैं इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से किसमें कंपेयर किया गया है, सिमिलरिटी दिखाई गई है। गॉड इज ग्रेट, कोई सिमिलरिटी या कंपेरेबिलिटी तो किसी से है नहीं, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट, गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, तो ठीक है फादर ऑफ नेशन है, हम मानते हैं, कंसीडर किया जाता है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट में कोई कंपेरेबिलिटी नहीं है। मैन इज लाइक अ गॉड, वेट अ सेकेंड, मैन इज लाइक अ गॉड, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो कंपेयर किया गया ना, सिमिलरिटी की बात हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो हो गया भाई आपका करेक्ट आंसर इन लॉजिकल आर्गूमेंट के हिसाब से। मैन इज ए रैशनल बीइंग, हाँ तो ठीक है रैशनल बीइंग है तो क्या करें, एनालॉजिकल थोड़ी ना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम मान लेंगे भैया कि मैन इज लाइक गॉड, मान मत लेना मैन इज लाइक गॉड, ये हमारा राइट आंसर होगा।
चलिए इसी नोट पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्लीज़ 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 प्रेस कर दीजिए। सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो। आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।